हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनामिक्स। लास्ट वीडियो में हमने जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसके न्यूमेरिकल्स देखे थे, साथ ही हमने अनस्टडी फ्लो के कुछ न्यूमेरिकल्स भी वहां पर हम लोगों ने देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल नंबर 5 विच इज एंट्रोपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ randomness or disorder of any system। ठीक है। जो एंट्रोपी होती है वो किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर को मेजर करने का एक तरीका है। ठीक है। अब ये डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ जो हमारा मॉड्यूल नंबर 1 था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स, उसमें वहां पर मैंने एंट्रोपी के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। हम जानते हैं जो थर्मोडायनामिक्स है दैट इज स्टडी ऑफ 3 E's। ठीक है। 3 E's का ये स्टडी होता है। फर्स्ट इज एनर्जी, सेकेंड इज इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज एंट्रोपी। यहां से हमको समझ आ सकता है कि एंट्रोपी कितना इंपॉर्टेंस रखता है थर्मोडायनामिक्स में, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स 3 इसका स्टडी है जिसमें से एक आपके पास एंट्रोपी है। ठीक है। एंट्रोपी क्या बताता है? मेजर ऑफ डिसऑर्डर है, यानी कि कोई भी सिस्टम कितना डिसऑर्डर है ये बताता है। डिसऑर्डर से क्या मतलब होता है, देखिए, जैसे कि अगर मुझे किसी सब्सटेंस से वर्क ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में जो उसके पार्टिकल्स हैं उनका मोशन किसी एक प्रिसाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, चाहे वो एक्सपांशन का प्रोसेस हो चाहे वो कंप्रेशन का प्रोसेस हो। दोनों प्रोसेस में हम देखते हैं जब हम लोग सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं या सिस्टम से हमको वर्क मिल रहा होता है तो सिस्टम जो है उसके पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना ऑन एन एवरेज जरूरी होता है। ठीक है। जब पार्टिकल्स किसी सिस्टम के एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं उस केस में हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम में ऑर्डर जो है वो अच्छा है, यानी कि डिसऑर्डर जो है वो कम है। अब अगर सिस्टम के पार्टिकल्स रैंडम मोशन दे रहे होंगे उस केस में जो एनर्जी होगी वो बहुत ही ज्यादा डिस्पर्स्ड होगी, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड होगी, और इस केस में उस सिस्टम में जो डिसऑर्डर होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कोई भी सब्सटेंस हो वो हमेशा हायर डिसऑर्डर की तरफ जाने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं किसी सब्सटेंस को सॉलिड में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में आने के बाद जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो सभी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये हायर डिसऑर्डर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी कि अब ये जाने की कोशिश करेगा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिक्विड के बाद लिक्विड में जितना डिसऑर्डर है उससे ज्यादा डिसऑर्डर होगा इसमें कब? जब ये गैसियस फेस में होगा, यानी कि जो पार्टिकल्स है इसके, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा रैंडम मोशन दे रहे होंगे, दैट इज नथिंग बट द डिसऑर्डर। तो गैसियस फेज में जब ये जाएगा तो उस केस में जो डिसऑर्डर है वो बढ़ेगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस नेचुरली या स्पॉन्टेनियसली हायर डिसऑर्डर की तरफ प्रोसीड करता है। ठीक है। ये एंट्रोपी क्या बताती है, अब ये देखते हैं। ये तो हमको ये वर्ड जो है ये सेंटेंस समझ आ गया कि यस ये हमको डिसऑर्डर बता रहा है, और डिसऑर्डर से मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो भी पार्टिकल्स हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स है जो सिस्टम को बना रहे हैं उनके मोशन के बारे में बात करता है। ठीक है। अब अगर रैंडमनेस होगी तो क्या होगा? एंट्रोपी बताती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी। बेसिकली यहां जब एनर्जी बोलूंगा मैं तो उसका मतलब थर्मल एनर्जी से होगा। ठीक है। एंट्रोपी बताती है कि थर्मल एनर्जी का कितना हिस्सा मैं यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। ये वो उस फ्रैक्शन के बारे में बात करता है थर्मल एनर्जी का जिसका मैं यूज वर्क में कन्वर्शन के लिए नहीं कर सकता। ठीक है। एंट्रोपी टेल्स द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी which is unavailable for useful work। ओके। थर्मल एनर्जी के जिस हिस्से को मैं यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता उसके बारे में बताती है मुझे एंट्रोपी। ठीक है। ये एंट्रोपी के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें हो गई। अब इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, वो हम देखते हैं। ठीक है। एंट्रोपी क्या है, वो किस तरह से हम उसको स्टडी करते हैं, क्या कैसे फैक्ट उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ये सब स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे दैट टू reversible adiabatic lines, two reversible
adiabatic lines cannot intersect each other. सबसे पहले इस चीज का हम प्रूफ देखते हैं कि कोई भी दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसको हम प्रूफ देखेंगे, फिर धीरे धीरे जितने कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर सीखेंगे सभी को आपस में कोरिलेट करके हम एंट्रोपी को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर पीवी डायग्राम लेता हूं। अब क्योंकि यहाँ पर हमने कहा है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको प्रूफ करने के लिए कि इंटरसेक्ट होना गलत है, मैं यहाँ पर क्या करता हूं, दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस को आपस में इंटरसेक्ट करा देता हूं। ठीक है, सो यहां पर दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है मेरे पास। ठीक है, दीज टू आर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस? एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है, यानी कि Q dQ विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ दिस इज, लेट अस से दिस इज पॉइंट नंबर A। ओके, नाउ मैं क्या करता हूं, यहां पर एक मैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर कर लेता हूं। ये जो प्रोसेस है, ये जो पाथ है, दिस इज अ रिवर्सिबल आइसोथर्म। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्म, दैट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाला एक पाथ है। तो जितने इंटरसेक्शन पॉइंट है मैं सबको नाम देता हूं। लेट अस दिस इज A, देन दिस इज B एंड दिस इज C। ओके, नाउ ये जो A B C है ये एक साथ मिलकर के एक थर्मोडायनेमिक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, ये मैं देख सकता हूं। ठीक है, नाउ यहां पर मैं देख सकता हूं कि ये जो साइकिल है ये एक एरिया इंक्लोज कर रहा है, दैट इज ABCA। ओके, ये इंक्लोज्ड एरिया है। सो इसको डिटेल में समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया यहां पर ये कोई हीट इंजन साइकिल है जो कि वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। साफ साफ देख सकता हूं मैं कि यहां पर एरिया इंक्लोज्ड है, एरिया इंक्लोज्ड बाय ए साइकिल in any property diagram, that is PV diagram or TS diagram, represent the net work transfer and it is equal to the net heat transfer from the first law। ठीक है, so ये जो एरिया होगा that is area ABCA, this will be equal to the net work transfer, and from the first law of thermodynamics for any cyclic process I know that the net work transfer will be equal to the net heat transfer। okay, so वर्क ट्रांसफर तो दिख रहा है यहां पर। अब मैं यहां पर जो नेट हीट है उसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पर सबसे पहले एक Q एडेड ले लेता हूं। ठीक है, दिस इज Q एडेड। नाउ ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में Q ऐड हो रहा है साइकिल में, दिस प्रोसेस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अब इन चीजों को मैं कलेक्टिवली स्टडी करता हूं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है BC दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो मैं यहां पर कह सकता हूं दैट इन cycle ABC the heat is being added from a single reservoir at constant temperature। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, लेट अस से T। सो यहां पर हम देख सकते हैं साइकिल ABC में जो हीट ऐड हो रही है Q एडेड, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐड हो रही है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये जो हीट ऐड हो रही है दैट इज बीइंग टेकन फ्रॉम अ सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर। सो लेट दिस हीट, दैट इज दिस Q एडेड, इज बीइंग टेकन फ्रॉम अ सिंगल टेम्परेचर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। मैं ये बोल सकता हूं उस केस में कि ये जो हीट ऐड हो रही है ये हीट एक मैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से ले रहा हूं जिसका एक सिंगल टेम्परेचर है एंड दैट इज इक्वल टू T। अब यहां पर जो Q एडेड है वो मुझे समझ आ गया कि किसी एक सिंगल रिजर्वायर से मैं हीट यहां पर ऐड कर रहा हूं इस साइकिल में, और मुझे Q यहां पर मुझे W नेट मिल रहा है, यानी कि एक सिंगल रिजर्वायर से मैं हीट एनर्जी इंटरेक्शन कर रहा हूं और नेटवर्क आउटपुट दे रहा हूं। और मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बताया है कि केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी एक ऐसा हीट इंजन हो जो कि एक सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट इंटरेक्ट करे और उसके इक्वल नेटवर्क आउटपुट दे दे। ऐसा कोई भी हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, यानी कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच will interact heat from a single temperature reservoir and will do equal amount of work। यानी कि यहां से ये हीट लेगा और उसको नेटवर्क में कन्वर्ट कर देगा विदाउट एनी रिजेक्शन
दिस इज नॉट पॉसिबल। और आप यहां पर देख सकते हैं सब यहां पर सिर्फ Q ऐड हो रहा है। अब जो रिमेनिंग 2 प्रोसेसेस हैं AB एंड CA, ये क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि इन प्रोसेस में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई भी हीट रिजेक्ट हो। तो यहां जो हीट ऐड हो रही है दैट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, उसका कोई भी फ्रैक्शन हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल ये मतलब हो गया दैट W net is equal to Q added and Q rejected is equal to 0, which is the violation of second law of thermodynamics. That's why यहां से प्रूफ हो जाता है कि कभी भी कोई भी दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉसियस थ्योरम के बारे में। क्लॉसियस थ्योरम ये कहता है दैट द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t will be 0 for a reversible thermodynamic cycle. ओके, ये इसका स्टेटमेंट है क्लॉसियस थ्योरम का, दैट इज द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t for any reversible thermodynamic cycle will be equal to 0. इसका हम प्रूफ देखते हैं, चलिए ठीक है। सो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कुछ एसेंशियल स्टेप्स हमको लेना जरूरी है, ठीक है। वो ये कि इस प्रूफ को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक यहाँ पर छोटा सा हम लोग डेरिवेशन करना जरूरी है हमको। यहाँ पर मैं एक पीवी डायग्राम में एक प्रोसेस लेता हूँ विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बिटवीन 2 इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, दैट इज I and F. I is the initial state and F is the final state. और ये जो IF प्रोसेस है, I to F जो प्रोसेस है हमारे पास, I to F, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। नाउ मैं यहां पर I से होकर गुजरता हुआ एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ एज्यूम कर सकता हूं, ठीक है। कोई ना कोई तो एडियाबैटिक पाथ होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ होगा जो कि पॉइंट I से होकर गुजरता होगा। सेम वैसी F से भी होकर के गुजरने वाला एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ हो सकता है, ठीक है। नाउ अगर कोई प्रोसेस IF है, सो द एरिया ऑफ PV डायग्राम अंडर प्रोसेस IF विल बी इक्वल टू द वर्क ट्रांसफर, ठीक है। दैट इज द एरिया अंडर IF इन PV डायग्राम will be equal to WIF, that is work done during the process. Okay, now क्या कर रहा हूं मैं, ये जो दो एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं इनको ज्वाइन करने के लिए मैं एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस लेता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर ले लिया एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। नाउ जो भी इंटरसेक्शंस पॉइंट है मुझे दिख रहा है, दिस इज ए, लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो मुझे एक नया प्रोसेस मिला दैट इज IABF, नया प्रोसेस मिल रहा है जो कि I से F तक के जा रहा है, ठीक है। और ये 3 स्टेप्स में जा रहा है। फर्स्ट है आपका ये जो प्रोसेस है IA, नया मुझे प्रोसेस मिला उसको लिख लेता हूं IABF, ये नया आपके पास पाथ है। इसमें I to A जो है, I to A जो प्रोसेस है ये देख सकते हैं ये एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ में ड्रॉ किया गया है। सो IA आपका हो जाएगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। देन B to A हम जो गए हैं, B to A फॉलो कर रहा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। देन उसके बाद जो B to F गए हैं, B to F फिर हमारे रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ में ऑब्टेन हुआ है, टू B to F विल ऑल्सो बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहां पर जो मैंने रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस ड्रॉ किया गया है ना, वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है कि जो मुझे वर्क मिल रहा है अब दैट इज WIABF, दैट इज इक्वल टू WIF, ठीक है। यानी कि इसको इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि अब जो मुझे एरिया मिल रहा है अंडर PV डायग्राम बाय द पाथ IABF का ये आपका टोटल एरिया हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं इनिशियली IF यहां तक था, ठीक है। जब मैं यहां पर IABF इंक्लूड करता हूं तो यहां पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा रीजन मिलते हैं, तो कुछ इसे इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है कि जो अब मुझे PV डायग्राम में एरिया मिलेगा ऑफ IABF दैट कुड बी इक्वल टू एरिया अंडर IF। सो इसको इस तरह से एडजस्ट किया जाए
कि जो वर्क ट्रांसफर है फॉर बोथ दी पाथ्स विल बी सेम। ओके, नाउ दोनों पाथ के लिए मैं थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ फॉर द प्रोसेस अप्लाई करता हूं। सो फॉर आई एफ आई टू एफ के लिए मैं फर्स्ट लॉ लगाता हूं फॉर प्रोसेस, तो मुझे मिलेगा क्यू आई एफ विल बी इक्वल टू डेल यू आई एफ प्लस डब्ल्यू आई एफ। नाउ व्हाट इज डेल यू? डेल यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हम जानते हैं जो इंटरनल एनर्जी है that is the property of system and this is a path function, that is a point function, sorry. So ये जो u है that is point function, तो चाहे हम first path that is if से जाएं या फिर हम second path iabf से जाएं, क्योंकि ये point function है u, that's why इसकी जो value होगी that will depend only on the property at the final and initial state, और क्योंकि final state and initial state change नहीं हो रहा है, दैट्स वाई जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ है डेल यू जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो फॉर आई एफ आई कैन राइट द चेंज इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू यू एफ, दैट इज इंटरनल एनर्जी एट द फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी एट द इनिशियल स्टेट, ओके, प्लस डब्ल्यू आई एफ, दिस विल बी इक्वल टू क्यू आई एफ। नाउ फॉर प्रोसेस आई ए बी एफ आई कैन राइट क्यू आई ए बी एफ विल बी इक्वल टू डेल यू। नाउ यहां पर जैसे मैंने बताया आपका जो प्रोसेस है उसके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स अभी भी सेम है, दैट्स वाई यहां पर इंटरनल एनर्जी अभी भी यू आई है और यहां पर अभी भी यू एफ है। सो डेल यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई प्लस डब्ल्यू आई ए बी एफ, दैट इज प्लस डब्ल्यू आई ए बी एफ। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू आई ए बी एफ। नाउ हम देख चुके हैं डब्ल्यू आई एफ एंड डब्ल्यू आई ए बी एफ बोथ आर सेम। ओके, सो यहां से जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वेशन का लेटर से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हो गया? क्यू आई एफ इक्वल टू हो गया क्यू आई ए बी एफ। ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। यानी कि देख सकता हूं जो मैंने यहां जिगजैग पाथ लिया है आई ए बी एफ उसमें मुझे जितना हीट ट्रांसफर मिल रहा है और जो प्रीवियसली मेरा जो रिवर्सिबल पार्ट था आई एफ वो दोनों का हीट ट्रांसफर अभी सेम है। ओके, नाउ इसको क्यू आई ए बी एफ को मैं डिटेल में ऑब्जर्व करता हूं तो मैं देख सकता हूं जो आई ए बी एफ पाथ है वो 3 प्रोसेसेस से मिलकर बना है। आई टू ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ए टू बी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, बी टू एफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो तीनों में होने वाले हीट ट्रांसफर को मैं अगर जोड़ दूं तो मुझे टोटल हीट ट्रांसफर क्यू आई ए बी एफ मिल जाएगा। सो क्यू आई ए प्लस क्यू ए बी प्लस क्यू बी एफ, दिस विल बी इक्वल टू क्यू आई ए बी एफ। ओके, नाउ जो आई टू ए प्रोसेस है दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होता है तो इसकी वैल्यू हो गई 0 प्लस क्यू ए बी ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा दैट विल नॉट बी 0। ओके, देन क्यू बी एफ जो बी टू एफ प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, यहां पर भी हीट ट्रांसफर 0 हो जाएगा। सो हमको क्यू आई ए बी एफ की जो वैल्यू है वो मिलेगी क्यू ए बी के इक्वल। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर लेटर से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आई कैन राइट क्यू आई एफ इक्वल टू क्यू ए बी। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे डेरिवेशंस हम देखेंगे उसमें जो हमने अभी 2 स्टेप्स सीखे हैं दैट इज 2 एडियाबैटिक लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और जो अभी हम देख रहे हैं क्लॉसियस थ्योरम में ये इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, सो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि किसी भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ को मैं एक zigzag path के थ्रू रिप्लेस कर सकता हूं एंड दैट zigzag path should be consisting of 3 things. First, a reversible adiabatic process, second, a reversible isothermal process, and the third, reversible adiabatic process again. Okay, so 3 प्रोसेस उस zigzag path में होंगे। पहला होगा आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक, दूसरा होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल और तीसरा होगा अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो उस पाथ के थ्रू मैं जो अपना प्रीवियस रिवर्सिबल पाथ था उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं और जो रिप्लेस्ड पाथ है दैट इज IABF जो मुझे मिल रहा है उसमें जो होने वाला हीट ट्रांसफर होगा दैट विल बी इक्वल टू द हीट ट्रांसफर ओनली इन द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो किसी भी रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस का में होने वाले हीट ट्रांसफर की वैल्यू को मैं उसके आइडेंटिकल
एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू रिप्लेस कर सकता हूं, ये मुझे यहां पर समझ आ गया। ठीक है, सो आई कैन राइट एनी रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक path can be replaced by an zigzag path consisting of two reversible adiabatic and one reversible isothermal process such that the heat transferred in the original process will be equal to the heat transfer in the reversible isothermal process। ओके, यानी कि जो भी जिगजैग पाथ से मैं रिप्लेस करूंगा किसी ओरिजिनल पाथ को, है ना, तो उस जिगजैग पाथ में होने वाला हीट ट्रांसफर जो है उसकी वैल्यू ओरिजिनल प्रोसेस में होने वाले हीट ट्रांसफर के बराबर होगी, और जिगजैग पाथ से जो हम लोगों को हीट ट्रांसफर मिलेगा वो मिलेगा हमको किस प्रोसेस में, वो मिलेगा हमको रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, एंड द हीट ट्रांसफर by that reversible isothermal process will be equal to the heat transferred in that original process। तो यहां से हमको ये चीज सीखने को मिलती है, और जो कि हमको जो प्रूफ है ऑफ क्लॉसियस थ्योरम उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका प्रूफ। सो अब हम चलने दो काट लेगा वो। सो अब हम देखते हैं जो हमारा क्लॉसियस थ्योरम है उसका प्रूफ, जो कि कहता है दैट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t फॉर एनी रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल विल बी इक्वल टू 0। सो यहां पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पीवी डायग्राम में एक रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल एज्यूम कर लेता हूं। सो दिस इज अवर पीवी डायग्राम। नाउ मैं इस पे एक रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल यहां पर एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, नाउ जैसा कि मैंने देखा था कि किसी भी प्रोसेस को मैं एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक, देन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल, देन अगेन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक, यानी कि 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड 1 रिवर्सिबल आइसोथर्मल से मिले हुए जिगजैग पाथ के थ्रू रिप्लेस कर सकता हूं। सो जो प्रोसेस मैंने लास्ट टाइम किया था, लास्ट जो हम लोगों ने देखा उसमें मैंने क्या किया, एक पाथ को जो कि एक रिवर्सिबल पाथ था उसको मैंने डिवाइड किया तीन प्रोसेसेस में, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, देन अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक। उसके लिए क्या किया मैंने, प्रीवियसली जो दो उसके एंड पॉइंट्स थे वहां पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ वहां पर कंसीडर किए, देन वहां पर मैंने रिवर्सिबल आइसोथर्मल पाथ ड्रॉ किया। सो सेम प्रोसीजर मैं यहां पर भी अब करूंगा। ठीक है, यहां पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लिया कि पूरा जो साइकिल है उसको मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ के थ्रू डिवाइड कर लिया। तो सारे पाथ हैं ये सभी के सभी रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ हैं एंड दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये मैं इनिशियली प्रूफ कर चुका हूं। नाउ 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ के बीच में मैं एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल पाथ ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, सो जो हमने प्रीवियसली प्रूफ देखा है वो यहां पर हमको अब हेल्प करेगा क्लॉसियस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो देख सकता हूं मैं यहां पर मुझे एक, अगर एलिमेंट की बात करूं मैं तो यहां पर मुझे ये जो प्रोसेस था, लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके, ए टू बी एक कोई प्रोसेस है। तो अब मैं ए टू बी कैसे जा रहा हूं, फर्स्ट में जा रहा हूं रिवर्सिबल एडियाबैटिक, देन अगेन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, देन अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और जो नेट हीट ट्रांसफर में यहां पर मिल रहा था, जो मुझे हीट ट्रांसफर मिल रहा था ड्यूरिंग प्रोसेस ए टू बी, दैट विल बी इक्वल टू द हीट ट्रांसफर इन दी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब लेट अस से जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है यहाँ पर उसमें जो हीट ऐड हो रहा है दैट इज dq1, एंड नीचे जो हमारे पास अगेन जो प्रोसेस है उसमें भी मैंने सेम ऑपरेशन किया है। सो यहाँ पर जो हीट रिजेक्ट हो रही है लेट अस से दिस इज dq2, ओके, dq2, एंड जो टेम्परेचर है करस्पॉन्डिंग टू हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन दे आर T1 एंड T2। नाउ आप देख सकते हैं ये जो साइकिल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो एलिमेंट बन रहा है ये एक साइकिल की तरह है, ये देखिए। ठीक है, इसमें ये जो 2 प्रोसेसेस हैं, लेट अस
से दिस इज 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 जो है ये एक साइकिल बन गया। 1 2 2 देख सकते हैं आप यहाँ पर एलिमेंट्री साइकिल में एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। देन 3 2 4 फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस है एंड यहाँ पर दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस दैट इज 2 3 एंड 4 1, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ऐसा साइकिल जिसमें हम लोगों ने देखा है कि दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं एंड दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम कार्नोट साइकिल। सो ये एक आपका हो गया स्मॉल साइज का, दैट इज एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल। सो ऐसा करके ये जो मैंने ऑपरेशन किया, ऐसा करके मैंने पूरे साइकिल को नंबर ऑफ एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल में डिवाइड कर दिया। अब हर एक एलिमेंट्री साइकिल को मैं इंडिविजुअली एनालिसिस करूंगा, ठीक है। सो क्योंकि यहां पर मैं देख सकता हूं ये एक रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है, और सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है और जो एलिमेंट्री साइकिल है वो भी एक रिवर्सिबल साइकिल है। सो फॉर एनी रिवर्सिबल साइकिल आई कैन राइट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एनी रिवर्सिबल साइकिल, दैट इज 1 माइनस Q rejected upon Q added equal to the 1 minus T, that is temperature of heat rejection upon the temperature of heat addition। ये होता है for any reversible cycle, ठीक है। सो ये साइकिल यहाँ पर रिवर्सिबल है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस साइकिल में जो हीट रिजेक्ट हो रही है दैट इज dQ2 एंड जो ऐड हो रही है दैट इज dQ1, जो टेम्परेचर है एडिशन का दैट इज T1 एंड दी रिजेक्शन उसका टेम्परेचर T2, सो T2 अपॉन T1। तो यहां से हो जाएगा यहां पर dQ2 बाई dQ1 इक्वल टू T2 बाई T1, हो जाएगा dQ2 बाई T2 अपॉन dQ1 बाई T1। यहां से ये प्रूफ हो गया। नाउ यहां पर अब देख सकते हैं हम कि जो Q2 है, Q2 अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो जो Q2 है दैट इज हीट बीइंग रिजेक्टेड। तो किसी भी साइकिल में जो हीट ऐड होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो रिजेक्ट हो रही होती है उसको नेगेटिव लेते हैं। सो दिस विल बी माइनस dQ2 बाई T2 इज इक्वल टू dQ1 बाई T1। इसको अगर मैं ट्रांसफर कर दूं उस तरफ तो इसको लिख सकता हूं मैं dQ1 बाई T1 प्लस dQ2 बाई T2 इक्वल टू 0। सो ये मुझे एक एक्सप्रेशन मिला फॉर द फर्स्ट एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल। ऐसे ही जितने भी मुझे एलिमेंट्री साइकिल्स मिले हैं मैं सबके लिए लिख सकता हूं। नेक्स्ट अगर कोई साइकिल है तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं dQ3, जो जैसे मैं लिखा है यहाँ पर आपका नेक्स्ट साइकिल्स यहाँ पर बने हैं, तो यहाँ कोई नेक्स्ट साइकिल है अगर आपके पास तो उस नेक्स्ट साइकिल के लिए जो हीट एडेड है दैट इज dQ3, जो हीट रिजेक्टेड है दैट इज dQ4 एट अ टेम्परेचर T3 एंड T4। सो आई कैन राइट dQ3 बाई T3 प्लस dQ4 बाई T4 इक्वल टू 0। ऐसा मैं सेकेंड एलिमेंट्री साइकिल के लिए लिख सकता हूं। सो ऐसी नंबर ऑफ साइकिल के लिए मैं सारे लिख सकता हूं। अगर इनफाइनाइट नंबर तक गए हैं या nth नंबर तक गए हैं तो लिख सकता हूं मैं dQ n-1 अपॉन Tn-1 प्लस dQn अपॉन Tn इक्वल टू 0, ठीक है। सो सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? that is dQ1 by T1 plus dQ2 by T2 plus dQ3 by T3 plus dQ4 by T4 and so on will be equal to 0, ठीक है। सो ये सभी को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं तो सभी को लिखने पे मुझे मिलेगा एक साथ, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ by T फॉर एनी रिवर्सिबल साइकिल इज इक्वल टू 0। ये सभी लोग जो है इसको सभी को जोड़ने पे मुझे क्या मिल रहा है? मुझे पूरा का पूरा साइकिल मिल जा रहा है, ठीक है। dQ1 dQ3 ऐसा करते करते जब मैं सभी को जोड़ दूंगा, ठीक है, तो मुझे पूरा जो लूप बन रहा है, पूरा जो साइकिल बन रहा है उसके लिए dQ बाई T की वैल्यू मिल रही है। और क्योंकि सभी एलिमेंट्स की वैल्यू का समेशन यहां पर देख सकता हूं मैं 0 आ रहा है, तो पूरे साइकिल के लिए भी ये जो dQ बाई T है उसका सम 0 आ रहा है। सो आई कैन राइट दैट साइक्लिक इंटीग्रल of dQ by T for any reversible cycle is equal to 0. Hence, our Clausius theorem is proved. So, this is the proof for Clausius theorem. Okay. Now, Clausius theorem को प्रूफ करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है, क्योंकि यहीं से जो एंट्रोपी का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस होता है। सो अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी। इसके लिए मैं यहां पर पीवी डायग्राम में एक
थर्मोडायनामिक साइकिल एज्यूम करता हूं जिसमें दो पाथ हैं. दिस इज लेट अस से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स. ये फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट प्रोसेस है, दैट इज अ रिवर्सल प्रोसेस R1, एंड सेकंड प्रोसेस है रिवर्सिबल, दैट इज R2. सो दे आर टू रिवर्सिबल प्रोसेस, और क्योंकि दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल है तो जो साइकिल है 1, 2, दैट इज अ रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक साइकिल. सो दिस साइकिल इज रिवर्सिबल cycle. Okay, so from the Clausius theorem I can write that cyclic integral of dq by t will be equal to 0 for the cycle made up of process R1 and R2. Okay, now यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें फर्स्ट प्रोसेस के लिए लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ dq by t from state 1 to 2 plus integration of dq by t from state 2 to 1 will be equal to 0. ये मैं लिख सकता हूँ साइक्लिक प्रोसेस है करके. अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dq by t from 1 to 2 will be equal to minus integration of 2 to 1 from dq by t. Now इस माइनस को अगर मैं अंदर ट्रांसफर कर दूं इंटीग्रेशन के, तो मैं लिख सकता हूँ dq by t, integration of dq by t from 1 to 2 equal to integration from 1 to 2 of dq by t. Now this was for path R1 and this is for path R2. अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा है दैट dq by t जो है उसकी वैल्यू चाहे मैं पाथ R1 से जाऊं चाहे पाथ R2 से जाऊं मुझे सेम मिल रही है. यानी कि जो dq by t है, dq by t जो है this is independent of path पे डिपेंड नहीं कर रहा है. यानी कि ये क्या है, ये है एक तरह की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है. तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ dq by t है दैट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. ठीक है, सो क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है सो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो दिस विल बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. और यही जो है साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t, इसको हम कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी दैट इज del S इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq by t फ्रॉम एनी स्टेट लेट अस से 1 to 2. सो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ dq by t है बिटवीन स्टेट 1 to 2, ये रिप्रेजेंट करता है आपका चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन स्टेट 1 to 2. ओके, सो यहां पर हमको समझ आ गया कि ये एक प्रॉपर्टी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ओके, नाउ क्योंकि ये प्रॉपर्टी है सो प्रॉपर्टी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती. ठीक है, तो डेल एस जो है दैट कैन बी कैलकुलेट ऑल्सो फॉर एनी irreversible path. इसको निकाला जा सकता है. क्यों? क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है बिटवीन स्टेट नंबर 1 एंड स्टेट नंबर 2, सो क्योंकि अब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया है तो इसको इंटीग्रेट करना तो पॉसिबल नहीं है. बट अगर मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहा हूं, इन दैट केस मुझे पता है जो एंट्रोपी है दैट इज अ प्रॉपर्टी, तो वो पाथ पे तो डिपेंड नहीं करेगी. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी दूसरे सुटेबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो कि रिवर्सिबल इन नेचर हो उसके थ्रू मैं इस इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्लेस कर सकता हूं. कारण ये है क्योंकि चाहे पाथ रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, जो एंट्रोपी है दैट विल बी सेम एज लॉन्ग एज योर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम. ठीक है, ये सिर्फ आपके पॉइंट्स पे, स्टेट पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी, प्रॉपर्टी है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी. दैट्स व्हाई वी कैन रिप्लेस एनी irreversible process by a reversible process undergoing between same state points. Okay, so this is the प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी. अब मैं यहां कंसिडर करता हूं एक प्रॉपर्टी डायग्राम. ठीक है, इस प्रॉपर्टी डायग्राम में कोई मैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस एज्यूम करता हूं. अब हम जानते हैं किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में
कि रिवर्सिबल प्रोसेस पे जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट्स होते हैं सभी के सभी इक्विलिब्रियम स्टेट्स होते हैं, ठीक है। नाउ यहां पर मैं कोई दो स्टेट्स इक्विलिब्रियम स्टेट्स लेता हूं जो कि एक दूसरे के बहुत क्लोज है। सो यहां पर एक छोटा सा मुझे रिवर्सिबल प्रोसेस मिल रहा है, दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 1 to 2। 1 to 2 यहां पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। नाउ दिस प्रोसेस 1 to 2 इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ओके, इट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। सो यहां पर मैं मान सकता हूं कि जो प्रोसेस 1 to 2 के बीच जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, देयर इज नो टेम्परेचर चेंज, ठीक है। सो T इज द टेम्परेचर एट विच द heat transfer process is taking place। ओके, नाउ यहां पर जो हीट ट्रांसफर होगा आइदर यहां पर हीट ऐड हो जाए या हीट रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही छोटा है तो जो हीट ऐड या रिमूव होगा उसकी जो क्वांटिटी होगी दैट इज dq, दैट विल आल्सो बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस जहां पर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, आई कैन राइट दैट इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि यहां पर बहुत कम हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई जो एंट्रोपी में चेंज होगा दैट विल आल्सो बी वेरी स्मॉल। सो इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन एंट्रोपी ds विल बी इक्वल टू dq बाई T। नाउ यहां क्योंकि जो हीट ट्रांसफर मैंने लिया है dq दैट इज फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट्स वाई ये जो रिलेशनशिप मैंने ड्रॉ की है this will be true for only reversible process, this is for reversible process। now यहां जो ds है, ds is a property and it is exact differential, this is exact differential। now यहां से मैं जो एंट्रोपी है उसकी यूनिट में देख सकता हूं, यूनिट क्या होगी। सो यूनिट ऑफ एंट्रोपी देख सकता हूं, देखिए है आपका रेशियो ऑफ Q एंड T। सो Q की दैट इज हीट की यूनिट होती है आपकी जूल्स एंड T की यूनिट होती है केल्विन। सो जूल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, इज यूनिट ऑफ एंट्रोपी। नाउ अगर आपका हीट ट्रांसफर Q की वैल्यू आपको किलो जूल्स में गिवन हो तो ये हो जाएगा किलो जूल्स पर केल्विन। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। नाउ अगर मैं यहां पर जो हीट ट्रांसफर है उसको फॉर पर केजी ऑफ सब्सटेंस लिखूं, सो हीट ट्रांसफर विल बिकम किलो जूल पर केजी एंड वहां पर एंट्रोपी की यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर केजी केल्विन, यानी कि एंट्रोपी फॉर 1 kg ऑफ सब्सटेंस। सो इस केस में जो एंट्रोपी होगी उसको मैं बोलूंगा स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। जो एंट्रोपी होती है दैट इज इन जूल पर केल्विन, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल एस से, एंड जो स्पेसिफिक एंट्रोपी होगी दैट इज जूल पर केजी केल्विन, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल एस से। जैसा कि मैंने पहले के मॉड्यूल्स में बताया है, जितने भी हमारे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं सभी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्मॉल एस दैट इज स्पेसिफिक एंट्रोपी विल बी जूल पर केजी केल्विन, और अगर मैं किलो जूल्स में लिख रहा हूं हीट को, सो दिस विल बी किलो जूल पर केजी केल्विन। नाउ हम जानते हैं जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, ठीक है। सो स्पेसिफिक एंट्रोपी जो है हमारे पास दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दैट इज स्पेसिफिक एंट्रोपी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हमको याद रखना है, दैट स्पेसिफिक एंट्रोपी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी दैट डिपेंड्स ऑन मास, सो एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो हमने यहां पर एंट्रोपी के बारे में देखा दैट एंट्रोपी change in entropy for an infinitesimally small reversible process that can be written as ds equal to dq by t, and this is only true for reversible processes। और हमने देखा कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dq by t is equal to change in entropy, और ये जो एक्सप्रेशन है that is valid for any process, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, बस दोनों केस में चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों केस में जो उसके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी पाथ के लिए चेंज इन एंट्रोपी आपको सेम मिलता है, क्योंकि जो एंट्रोपी है दैट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दैट इज इट मींस दैट इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जो होता है दैट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, दैट इज अ पॉइंट फंक्शन। सो एंट्रोपी इज ऑल्सो a point function, is
पॉइंट फंक्शन। दैट्स वाई हम लोग किसी भी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज निकालें, अगर हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, सो देयर विल बी नो डिफरेंस इन द वैल्यूज। ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर एंट्रोपी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा क्लॉसियस थ्योरम के बारे में एंड देन हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर एंट्रोपी प्रिंसिपल के बारे में एंड देन डिफरेंट केसेस में हम लोग एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला देखेंगे। ओके, सो आई होप आज का जो टॉपिक था वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे अपने बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।